हेलो सीरीफाइल्स, वेलकम टू द 30th एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहां हम कवर करेंगे इशू 34 को। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है एम्बर और ईव के साथ, जहां ईव अपनी पावर्स की मदद से मार्क के मुकाबले धीरे ही सही पर जैसे तैसे एम्बर को वापस उसके घर छोड़ने जा रही होती है। ईव बताती है कि उन्हें अभी कुछ और घंटे लगेंगे। वही एम्बर ईव से कहती है कि उसके घर पर छोड़ने से पहले ईव उसे मार्क के घर पर छोड़ दे, ताकि वो मार्क के इतनी हड़बड़ी में जाने का रीज़न पूछ सके, क्योंकि उसके अचानक से ऐसे जाने पर एम्बर उसके लिए टेंशन में होती है। जिस पर ईव हाँ कहती है और साथ में ये भी कहती है कि वो भी मार्क के लिए टेंशन में है। खैर, सीन चेंज होता है, हम चलते हैं मार्क के पास एक दूसरी डायमेंशन में, जिसने कुछ देर पहले ही लेवी को मारा है। मार्क इस बारे में सोचते हुए कहीं चलते हुए जा रहा होता है और खुद से कहता है, मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे सच में मार दिया। इसके बाद मार्क अपने ही मॉरल्स और सिचुएशन के बीच में कंफ्यूज होते हुए कहता है, मुझे उसे मारना ही था, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसने मुझे मारने की कोशिश करी थी, वो मेरी मम्मी और भाई को मारने वाला था। पहले उसी ने मुझे मारने की कोशिश करी, उसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर उसने मुझे मजबूर किया। लेकिन इतना सब कहने के बाद मार्क कहता है, मैं उसे मारना चाहता था, पर वो ये डिज़र्व करता था। उसने मुझ पर अटैक किया, पर मुझे लगा था कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। मैं उसे मारना चाहता था, पर मुझे लगा नहीं था कि मैं उसे मार पाऊंगा। उसने खुद कहा था कि वो स्ट्रॉन्ग है। इन सब बातों के बाद मार्क को अपनी करंट प्रॉब्लम रियलाइज़ होती है और वो कहता है, ओह गॉड, मैं हूँ कहाँ पर। और जब वो अपने आसपास देखता है तो वो पाता है कि दूर दूर तक बस रेत और कुछ टूटे हुए स्ट्रक्चर्स ही मौजूद होते हैं। उसके अलावा ना ही कोई लाइफ फॉर्म, ना ही कोई रिसोर्सेज वहाँ पर दिख रहे होते हैं। और ये सब देखकर मार्क खुद से कहता है, वो मुझे यहाँ लाया और मैंने उसे मार दिया, और अब मैं यहाँ फंस चुका हूँ। अब मैं वापस घर नहीं लौट सकता। मैं अब इस डायमेंशन में फंस चुका हूँ और अब वापस घर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ना ही यहाँ कोई छत है, ना कोई खाना। मैं यहीं मरने वाला हूँ। हाँ, आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी, वो एक तरह से जीत ही गया। मार्क के ऐसा कहने के साथ सीन फिलहाल के लिए चेंज होता है और हम चलते हैं वापस ओरिजिनल रियलिटी में, रोबोट के सीक्रेट हाइडआउट पर, जहाँ रोडोल्फ या रूडी के क्लोन बनाने का प्रोसीजर पूरा हो चुका होता है और उसका एक रेक्सप्लोड जैसा दिखने वाला क्लोन उसकी मेमोरीज के साथ जिंदा हो चुका होता है। रूडी अपनी नई बॉडी को देखकर कहता है, इट्स अमेजिंग। ऐसा लगता है कि मैंने बस अपनी आंखें बंद करी और मैं अपनी नई बॉडी में जाग गया। मेरी ज़िंदगी की सारी यादें, मेरा उस ट्यूब में कैद रहने की यादें, सब कुछ वहीं पर है। बस मेरी बॉडी बदल गई है, नई हो गई है, बेटर हो गई है। मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। उनमें से एक मॉलर कहता है, ये तो अच्छी बात है, पर हम अभी भी ये समझ नहीं पाए कि तुमने अपनी क्लोन बॉडी को मैच्योर होकर अडल्टहुड तक क्यों नहीं पहुँचने दिया। उससे काम और आसान हो जाता। जिस पर रूडी जवाब देता है, वो मेरे प्लान के फेज़ 2 का पार्ट है, जिसे जानने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता है। इतने में ही ओरिजिनल रूडी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर क्लोन रूडी उसके पास जाकर कहता है, ये प्रोसेस काम कर गया, मेरी तरफ देखो, देखो हम क्या बन चुके हैं। जिस पर ओरिजिनल रूडी कहता है, तुम्हें पता है कि ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, पर पेन किलर्स का असर अब मुझ पर ख़त्म हो रहा है और मुझे कंसंट्रेट करने में दिक्कत आ रही है। प्लीज़, ये ओपन एयर मुझे मार रही है, तुम्हें पता है कि अब क्या करना है। ये सब देख और सुनकर मॉलर ट्विंस भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और उनमें से एक कहता है, ये किस बारे में बात कर रहा है। जिस पर फिर से क्लोन रूडी कहता है, ये भी तुम्हारे जानने की बात नहीं है। फिर क्लोन रूडी ओरिजिनल से कहता है, तो तुम तैयार हो जैसा हमने प्लान किया था। ओरिजिनल रूडी कहता है, हाँ, तुम्हें पता है कि मेरा मतलब हम कब से इस दर्द के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। बस मेरा मास्क उतार दो और हवा में मौजूद टॉक्सिन्स मुझे कुछ ही देर में मार देंगे। और ये सुनकर क्लोन रूडी एज यू विश कहकर ओरिजिनल रूडी का मास्क उतार देता है, जिसकी वजह से ओरिजिनल रूडी को काफ़ी परेशानी होने लगती है और उसकी हालत ख़राब होने लगती है और कुछ ही देर में ओरिजिनल रूडी की मौत भी हो जाती है। तो बेसिकली रूडी का यही प्लान था कि वो अपना एक क्लोन बनाएगा जिसमें उसकी सारी मेमोरीज, सारी फीलिंग्स होगी और जिसकी बॉडी नॉर्मल इंसानों जैसी होगी, जिसके बाद वो अपने आप को मार देगा और उसकी एक तरह से बीमार और डिफॉर्म बॉडी को हमेशा के लिए आराम देकर अपने क्लोन के फॉर्म में जिंदा रहेगा। खैर, इतने में ही मॉलर ट्विंस अपना बचा हुआ पैसा रूडी से मांगते हैं, जिस पर रूडी कहता है, कोई दूसरी पेमेंट नहीं होगी। वैसे भी जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ तुम पैसों को यूज़ भी नहीं कर पाओगे। और मॉलर ट्विंस गुस्सा होते हुए पूछते हैं, अच्छा, और भला वो कौन सी जगह है। रूडी कहता है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसे लोगों को मैं अपने मतलब के लिए यूज़ ना करूँ, पर हाँ, मैं कोई विलन भी नहीं हूँ और इसलिए मैं तुम्हें वापस जेल में भेज रहा हूँ। ये सुनकर मॉलर ट्विंस हंसते हुए रूडी का मजाक बनाने लग जाते हैं। वही उनमें से एक मॉलर ये भी कहता है कि लास्ट टाइम उन्हें जेल में डालने के लिए खुद इमॉर्टल आया था, तो देखते हैं कि तुम क्या कर पाते हो। पर इमॉर्टल के आने की बात पर जवाब देते हुए पीछे से रोबोट कहता है, इस बार ये काम मैं करूँगा और मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा मुश्किल होगा। रोबोट को देखकर मॉलर ट्विंस उस पर अटैक करने जाते हैं और रोबोट भी उनसे लड़ने आ जाता है। पर फिलहाल सीन चेंज होता है, हम वापस चलते हैं दूसरी डायमेंशन में मार्क के पास, जहाँ मार्क घूमकर आसपास देख रहा होता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई लाइफ फॉर्म या किसी तरह का रिसोर्स जैसे खाना, पानी, ये सब दिख जाए। पर जहाँ तक भी मार्क देख पा रहा था वहाँ तक कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं था और मार्क को लगता है कि फाइनली अब उसका एंड आ ही चुका है। मार्क इस चीज़ को रियलाइज़ करके अपने आप से बात कर रहा होता है। तभी उसके मन में आता है कि अगर वो एक बार आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी की बॉडी को चेक करे तो क्या पता उसमें उसे कुछ अपने काम की चीज़
यानी कि वापस अपने डायमेंशन में जाने की हेल्प मिल जाए। पर अभी मार्क ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है और हम और मार्क देखते हैं कि इसमें से गार्जियंस ऑफ द ग्लोब का एक थोड़ा अलग और ओल्ड वर्जन निकल कर आता है, जिसमें रोबोट, एटम ईव, बुलेट प्रूफ, मॉन्स्टर गर्ल के अलावा किड थॉर और नॉकआउट नाम के सुपर हीरोज़ भी मौजूद होते हैं। और इन सभी सुपर हीरोज़ का भी एक्चुअली एक ओल्डर वर्जन यहाँ मौजूद होता है, जिन्हें देखकर मार्क भी सरप्राइज होते हुए कहता है, ये तुम सबको क्या हुआ? ईव मार्क के पास आकर कहती है, तुम्हारी हालत तो काफ़ी ख़राब दिख रही है। और मार्क पूछता है, ईव क्या ये तुम ही हो? ईव अपनी पावर्स की हेल्प से उसकी हालत थोड़ी ठीक ठाक करके कहती है, हाँ मैं ईव ही हूँ, बस वो ईव नहीं जिसे तुम जानते हो। मार्क जवाब देता है, आई एम सॉरी, पर मैं अभी भी ये सब समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने एक्चुअली कुछ हॉरिबल किया है। रोबोट कहता है, हम जानते हैं, तुम्हारा इस डायमेंशन में फंस जाने का इकलौता लॉजिकल रीज़न यही बन रहा था कि तुमने अपनी फ़ाइट के दौरान आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी को या तो बुरी तरह से घायल कर दिया होगा या जान से मार दिया होगा, और मोस्ट लाइकली तुमने उसे मार ही दिया होगा। तो हम ये बात बहुत टाइम पहले ही समझ गए थे। मार्क कहता है, बहुत पहले मतलब? ये तो बस सिर्फ 1 घंटे पहले ही हुआ है। इसके जवाब में बुलेट प्रूफ कहता है, शायद तुम्हारे लिए 1 घंटा ही हुआ हो, पर जिन इवेंट्स की तुम बात कर रहे हो वो हमारे लिए 15 साल पहले हो चुके हैं। इसी के बारे में और बताते हुए रोबोट कहता है, हाँ हमें इस डायमेंशन को ढूंढने में 15 साल लगे। किस्मत से इस टाइम तक गार्जियंस की कस्टडी में ऑलरेडी 4 टाइम मशीन्स आ चुकी थी। तुम्हें बहुत कुछ करना है मार्क। जिस डायमेंशन से हम आए हैं वो दुनिया जहाँ तुम 15 साल से गायब हो, वो एक फ्रेंडली दुनिया नहीं है। ये सब सुनकर मार्क पूछता है, मेरे उस वर्जन का क्या हुआ जो यहाँ 15 साल तक रहा? तुमने उसके साथ क्या किया? ईव जवाब देती है, उसे हमने एक तरह से खो दिया। तो एग्जैक्टली उस मार्क के साथ क्या हुआ ये यहाँ में अभी क्लैरिफाई नहीं किया जाता। और ईव की बात को काट कर रोबोट कहता है, इनफ, हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ कह चुके हैं, हम टाइम स्ट्रीम को और ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकते। मार्क, मैं एक पोर्टल ओपन कर रहा हूँ, तुम्हें अब जाना चाहिए। मार्क अभी भी कंफ्यूज ही होता है, पर पोर्टल देखकर रोबोट को ओके कहकर और बाकी सभी को भी थैंक्स कहकर मार्क पोर्टल की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी ईव मार्क को रोकती है और बताती है कि वो अपने डायमेंशन के मार्क से बहुत प्यार करती थी, पर कभी भी वो ये बात मार्क को नहीं बता पाई। और मार्क के गायब हो जाने के बाद ईव को इस बात का बहुत दुख रहा, और इसलिए ईव मार्क से कहती है कि उसका इस बारे में जो भी जवाब हो वो जाकर अपने डायमेंशन की ईव को बता दे। अब फिर चाहे वो उससे प्यार करता हो या नफरत, बस वो ईव को बता दे, ताकि उसकी डायमेंशन की ईव को इस बात का रिग्रेट ना रहे और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। और इतना सब कहने के बाद ईव मार्क को गुड बाय कह देती है और मार्क और ज़्यादा कंफ्यूज होकर उस पोर्टल से अपनी डायमेंशन में चला जाता है। जिसके जाने के बाद रोबोट कहता है, शायद तुमने मेरी टाइम स्ट्रीम को और फर्दर डैमेज ना करने की बात पर ध्यान नहीं दिया। ये सब क्या था ईव? ईव कहती है, शट अप रैक्स। और इतने में ही रोबोट अपना हेलमेट उतारता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर एक अडल्ट रैक्स मौजूद होता है। अभी यहाँ पर क्लियर नहीं किया जाता कि ये रैक्स ही है या फिर रैक्स जैसा दिखने वाला रडोल्फ या रूडी का क्लोन। खैर ये जो भी है फिलहाल कहता है, वटएवर, इस डिवाइस को कुछ मिनट के लिए रिचार्ज होने देते हैं और फिर हम वापस अपने घर जा सकते हैं। और इस डायमेंशन ट्रैवलिंग के बाद हम वापस चलते हैं ओरिजिनल डायमेंशन में, जहाँ मॉलर ट्विंस रोबोट को पीट पीट कर उसका कचूमर निकाल देते हैं और इससे मॉलर ट्विंस को लगता है कि वो रूडी पर भारी पड़ चुके हैं। पर रूडी कहता है, तुमने इससे कुछ हासिल नहीं किया। पैदा होने से ही मैं उस चैम्बर में बंद था क्योंकि मैं इस खुली हवा में नहीं जी सकता था। मेरे पास अपने आप को बिजी रखने के लिए सिर्फ मेरा दिमाग था। मैं बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने के लिए काफ़ी अजीब था, इसलिए मैंने एक नया तरीका निकाला। मैंने एक ऑटोमेशन बनाया जिसके थ्रू मैं कोई और बनकर ज़िंदगी जी सकूं, कुछ ऐसा जिससे मैं भी दुनिया में फ्रीली घूम सकूं। और कुछ टाइम के लिए इतना काफ़ी था, पर फिर मुझे कुछ और चाहिए था। मैं एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता था, इसलिए मैंने एक क्लोन बनाया और तुम्हारी मदद लेकर इस क्लोन में अपनी कॉन्शियसनेस डाली। तो ये समझने की गलती मत करो कि तुमने रोबोट को मार दिया है बेवकूफ़ो, क्योंकि मैं ही रोबोट हूँ और जिसको अभी तुमने ख़त्म किया वो मेरे पास अकेला ऑटोमेशन नहीं था जिससे मैं तुमसे लड़ सकूँ। और रूडी के ये सब बताने से हमें रूडी की लाइफ की एक समरी यहाँ मिल जाती है और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर रोबोट का एक बहुत बड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वर्जन भी मॉलर ट्विन से लड़ने आ जाता है, जिसे देखकर मॉलर ट्विंस भी चिंता में आ जाते हैं। पर सीन फिर चेंज होता है और हम देखते हैं कि माँ के घर की हालत काफ़ी ख़राब होती है और अब ईव और एम्बर भी वहाँ पहुँच चुके होते हैं। एम्बर घबराते हुए वहाँ मौजूद एक पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ है, जिस पर पुलिस ऑफिसर बताता है कि उस घर में एक पाइपलाइन फट गई है, लेकिन इस एक्सीडेंट के होने के टाइम पर घर पर कोई मौजूद नहीं था, ना ही अभी तक कोई वापस आया है, तो किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये कहानी सेसिल और पेंटागन ने फैलाई होती है ताकि माँ की असली आइडेंटिटी रिवील ना हो और लोगों से असली कहानी छुपाई जा सके। एम्बर इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर चौंक जाती है और कहती है, यहाँ कोई मौजूद नहीं था। पर ईव कहती है, हो सकता है मार्क उन्हें पहले ही यहाँ से ले गया हो। एम्बर कहती है, पर वो कॉल किसका था? यहाँ कुछ तो हुआ है। जिस पर ईव भी चिंता में कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता। पर इतने में ही मार्क वापस अपनी डायमेंशन में आ जाता है और अपने घर पर पहुंचकर अपने भाई और मम्मी के बारे में पूछता है। मार्क को सही सलामत देखकर एम्बर और ईव को राहत मिलती है, लेकिन साथ ही में ईव उसे ये भी बताती है कि उन्हें भी मार्क की फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है। पर इतने में ही सेसिल ईयरपीस के थ्रू मार्क से कहता है, वो पेंटागन में है बच्चे, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और मार्क जल्दी से वहाँ से पेंटागन की तरफ निकल जाता है। पेंटागन पहुंचकर मार्क हड़बड़ाहट में सेसिल से डेबी और अपने भाई के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर सेसिल बताता है कि उनका अभी चेकअप चल रहा है पर वो ठीक है। जिसके बाद सेसिल ये भी बताता है कि कैसे उन्होंने गैस लाइन के ब्लास्ट होने के नाम पर इस पूरी सिचुएशन को कवर कर लिया और इस झूठ को लोकल अथॉरिटीज़ ने मान भी लिया। सेसिल आगे कहता है,
तुम अपनी मम्मी से थोड़ी देर में मिल सकते हो, पर उससे पहले ये बताओ कि आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी का क्या हुआ, तुमने उसे कैसे रोका। मार्क बताता है कि उसने लेवी को मार दिया, जिस पर सेसिल कहता है तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो इसके लिए अपने आप को ब्लेम मत करो, तुमने सही काम किया। जिसके बाद मार्क डेबी से मिलने जाता है और मिलकर डेबी से सॉरी कहता है कि वो डेबी को नुकसान पहुंचाने से रोक नहीं पाया, जिस पर डेबी कहती है इट्स ओके, ये सब खत्म हो चुका है, बस यही मैटर करता है, वैसे भी मैंने इससे भी बुरे दिन देखे हैं। और डेबी के ऐसा कहने के साथ ही इनविंसिबल इशू 34 यहाँ खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही कोई फीडबैक या वीडियो टॉपिक अगर आप शेयर करना चाहो तो उसे भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।